हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर आईएएस। यहाँ आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज के ज़बरदस्त बेसिक, जिसे पढ़ने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं परसेंटेज को लेकर वो पूरी तरह क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बच्चे यूपीएससी में सीसेट एग्जामिनेशन, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर ग्रेड बी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो परसेंटेज को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप अर्थमेटिक के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे कमांड करना चाहते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है परसेंटेज का, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो परसेंटेज में जितने भी बेसिक है वो सारे मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखने के बाद एक बार और से ढंग से समझिएगा। उसके बाद जो कंसेप्ट यहाँ पे मैंने सिखाने की कोशिश की है वो सारे कंसेप्ट आप रिवाइज कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को दोबारा परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज क्या है, तो मैं आपको यहाँ समझा दूँ। परसेंटेज कंपैरिजन करने की एक यूनिट है। अब कंपैरिजन करने की हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती हैं और अलग अलग यूनिट के साथ हम अलग अलग कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम वेट का कंपैरिजन वेट के साथ करते हैं, एज का कंपैरिजन एक एज के साथ करते हैं, डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है। तो हमारे पास कंपैरिजन की एक यूनिट आती है परसेंटेज। तो परसेंट का मतलब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगर मैं सेंट की बात करूँ तो सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब तो होता है पर 100। इट मीन्स यहाँ पे जो भी कंपैरिजन किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 किया जाएगा। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे ये जो साइन हमारे पास होता है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 1/100। इट मीन्स जो भी चीज़ कैलकुलेट होगी वो इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है परसेंटेज का, वो यही आता है कि अगर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 100 के रेस्पेक्ट पे ही क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपेरिजन आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहते थे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1। अब मेरे लिए ये कोई कंपेरिजन की फर्स्ट यूनिट है, तो 1 को मैंने क्या मान लिया, ये एक ओरिजिनल वैल्यू है। ये एक ओरिजिनल वैल्यू है जिस पे मुझे कोई कंपैरिजन करना है। अब इस एक के मुझे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो एक के मैंने 2 टुकड़े किए। मैंने पहला टुकड़ा लिखा यहाँ पे 1/2। अब 1 में से जैसे आप 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1/2 अगर मैं 1/2 प्लस करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने 1 के 2 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने किसी को, तो एक मेरे पास कोई ओरिजिनल वैल्यू है। इट मीन्स ये एक कोई चीज़ थी जिसको मैंने 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पाने वाले के पास यहाँ पे हाफ हाफ चीज़ें क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब कोई चीज़ मेरे पास 1 के रेस्पेक्ट पे है, अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/4। अब 1 में से 1/4 जैसे ही आप डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 1/4। ठीक है। तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 4 - 1/4, यानी कितना आ जाएगा, 3/4। देखिए यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी मेरे पास कोई वैल्यू है 1। अब 1 में से मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक आदमी को दिया 1/4 और जो बच गया वो दूसरे आदमी को दे दिया। तो दूसरे आदमी के पास कितना गया, तो 1 में से 1/4 माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 3/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये समझो कि हमारे पास जो चीज़ है वो इस रेशियो में, यानी इस वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी हमारे पास जो भी चीज़ है वो 1 है, तो 1 के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि 1 के रेस्पेक्ट पे ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल वैल्यू वो मेरे पास मान लेते हैं 520 है, 520। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे पास 520 आर्टिकल है। ठीक है। अब उन 520 आर्टिकल को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे 2 पार्ट में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले वाले पार्ट में कितना जाएगा, 1/4। तो दूसरे वाले पार्ट में कितना जाएगा, 3/4। अब मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे इसका 1/4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 520 पे मैं 1/4 को कैलकुलेट कर रहा हूँ।
जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 4 से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 130। इसका मतलब ये है कि जो पहला हिस्सा था वो 130 का था। अब जो रिमेनिंग आएगा वो क्या होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, या तो एक काम कीजिए 520 में से 130 डिडक्ट कर दीजिए, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 390। तो ये मेरे पास आ जाएगा 390। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम 100 के रेस्पेक्ट पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 1 मानते हैं और वहाँ से उसके दो कह सकते हो कि पार्टीशन करते हैं। पहला जो पार्टीशन आया वो आया 1/4, दूसरा क्या आया रिमेनिंग। इट मीन्स माइनस करने के बाद जो बचा वो हमारा रिमेनिंग पार्ट था। अब मैंने क्या करा, उसको कंपेयर किया कि अगर एक की जगह मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू होती, जो मैंने कितना कंसिडर किया है 520, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सेम इसी रिलेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 के रेस्पेक्ट पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं 1 के रेस्पेक्ट पे चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझाता हूँ, तो एक बार ना बस पूरा चीज़ों को देखिएगा, धीरे धीरे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 400 रुपये बांटने हैं किसी को, मुझे 400 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक आदमी को मिल जाए 100 रुपये और दूसरे आदमी को मिल जाए 300, ठीक है। 2 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब सेम मैं यहाँ पे जो कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मेरे पास अगर 1 रुपये है तो अगर 100 और 300 मुझे बांटना है तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 1/4 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/4, क्योंकि अगर मैं 1 के 1/4 हिस्सा एक बंदे को दूं और 3/4 दूसरे बंदे को दूं, तभी उनका जो रिलेशन आएगा वो 100 और 300 के रेस्पेक्ट पे जाएगा। कैसे? कुछ इस तरह से मान लेते हैं, अब 1 के रेस्पेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, 400 का। अब 400 का मुझे 1/4 निकालना है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने इसे काटा और ये कितना आ गया 100, यानी कैलकुलेट करने के पास मेरे पास आ गया 100। अब सोचिए 400 में से जब 100 यहाँ है तो ऑब्वियस ही बात है, अब टोटल का मुझे 3/4 निकालना है। कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ गया 300। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि कंपैरिजन करने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं है मुझे 100% पे कैलकुलेट करना है। अब 100% क्या एक ओरिजिनल डाटा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट पे, तो 1 के रेस्पेक्ट पे भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने ओरिजिनल डाटा को हम क्या मानेंगे, जो भी हमारे पास उस टाइम पे वैल्यू गिवन होगी वो हमारा ओरिजिनल डाटा है जो 1 के रेस्पेक्ट पे रहेगा, उसका आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धीरे धीरे ये जो बातें हैं ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मान लीजिए 100 के रेस्पेक्ट पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 यानी 100%। मान लेते हैं हमारे पास 2 आदमी है ए और बी, मुझे ए को देना है 100% में से 40%। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल अगर मेरे पास 100 है यानी 100% है, 40% मैंने किसी को दे दिया, तो मेरे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों, वो 60% ही बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास टोटल पैसे हैं 5000 और 5000 में से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5000, अब टोटल हमारे पास 5000 है, अब मुझे इसे परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब आज मेरे पास 100% की वैल्यू है 5000। अब क्योंकि मैं चीज़ों को 100 के रेस्पेक्ट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे ए को देना है 40%, तो मुझे 5000 का 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 5000 का 40% कितना होता है 2000, तो जो बच गया वो किसको जाएगा, वो बी को जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको 60% जाएगा। अभी हमने परसेंटेज का कैलकुलेशन करना नहीं सीखा, बट कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमारे पास आज भी है, तो इसीलिए इसका 60% जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, तो परसेंटेज के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं। तो परसेंटेज क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जो यूनिट है वो 100 है, तो 100 के रेस्पेक्ट पे चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कैलकुलेट की जा रही हैं। जैसे एक और यूनिट की बात करते हैं, हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा है
एकेडमिक सेशन में पढ़ा होगा डिग्री के बारे में। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं? 360 डिग्री की। ठीक है, आज जब हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे कंपैरिजन की यूनिट है डिग्री। तो सोचिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 360 डिग्री है जो हमारा एक टोटल वैल्यू है, मैंने किसी को दिया 120 डिग्री, 360 टोटल है जिसमें से 120 डिग्री मैंने किसी के नाम कर दिया। अब मेरे पास जो बच गया, यानी जो रिमाइंडर होगा, जो रिमेनिंग होगा, बचा हुआ हिस्सा होगा, तो 360 में से हम 120 अगर कम कर देते हैं तो बचता कितना हमारे पास? 240। तो 240 डिग्री आज भी हमारे पास क्या बच गया? जिंदा बच गया, है ना? ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ ऐसे ही बांटनी है, यानी टोटल जो भी है 360 है, उसको मुझे इस तरह से बांटना है। आप सोचिए कि अगर मेरे पास टोटल पैसा है 7,200 रुपये, अब मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज मेरे कंपैरिजन का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है, यानी मैं कहूँगा कि 360 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 720 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे 360 की वैल्यू 720 है, सॉरी 7,200 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। तो जैसे ही 360 से इसको काटेंगे तो 360 का दुगना होता है 720, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 1 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई। तो 1 डिग्री 20 के बराबर है, तो 120 डिग्री कितने के बराबर होगा? तो हमें क्या करना है? अगर 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी 2400। और अगर मुझे 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों 1 डिग्री की वैल्यू 20 है, तो 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो 240 डिग्री को सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4800। जैसे आप इन दोनों का टोटल करेंगे 7200 के बराबर आएगा। और जो रिलेशन इस कंपैरिजन में है वैसे ही रिलेशन यहाँ पे भी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने सिर्फ यहाँ पे इतना सीखा कि यूनिट जो है वो अलग अलग भले ही है, बट तरीका सबका एक ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सेलेक्ट करना है कि आप अपने वैल्यू को किसके रेस्पेक्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन 100 के रेस्पेक्ट में ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, हमें चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है। क्या आप समझ रहे हो? यानी परसेंटेज में अगर हम चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा वहाँ पे सही तरीका क्या होने वाला है, समझिए। देखो, मान लीजिए किसी के पास 2000 रुपये है। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका इम्पैक्ट आपकी पूरी कैलकुलेशन पे पड़ने वाला है। मान लेते हैं हमारे पास 2000 रुपये हैं, तो आप मुझे बताओ 2000 पे अगर मैं 100% को समझूं तो वो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो ओरिजिनल डाटा है तो वो हमेशा 100 के रेस्पेक्ट पे ही रहेगा। तो अगर मैं 2000 का 100% देखूं तो 2000 का 100% कितना आता है? 2000 आता है। क्लियर? अब जैसे ही हम इसमें से एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, हम जैसे ही एक स्टेप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर मैं इसका 10% देखना चाहूँ तो मुझे 100% में से भी एक स्टेप कम हो जाना चाहिए। तो 100% में से जैसे ही एक स्टेप कम हो जाएंगे तो 10 रह जाता है। तो सोचिए 2000 में से भी एक स्टेप कम होने पे कितना रह जाता है? 200। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आएगी। और जैसे ही मैं एक स्टेप और नीचे हो जाता हूँ, एक स्टेप और कम कर लेता हूँ, तो जैसे ही यहाँ से एक स्टेप कम हो जाएगा तो ये 1% रह जाएगा। तो यहाँ से भी एक स्टेप कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 20। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज में कैलकुलेशन के टाइम हमारे पास किसी भी नंबर पे 3% हमेशा फ्री होते हैं। तो 1% की वैल्यू, 10% की वैल्यू और 100% की वैल्यू, ये हमेशा क्या मिलती है? हमें फ्री में मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर मुझे निकालना है 240 पे 1% क्या होगा,
तो आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको कितने स्टेप कम करने हैं। तो हमें पता है ये 100% है, एक स्टेप कम होने के बाद 10% आता है, एक और स्टेप कम होने के बाद 1% आता है, तो कितना आ जाएगा 2.40। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? इसके बाद अगर मुझे इसी पे 10% को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि मुझे सिर्फ अब एक स्टेप ही कम करना है। और अगर मुझे कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं करना, कम नहीं करना, तो मुझे पता है कोई भी वैल्यू अपने आप में एक 100% होती है, क्योंकि वो एक ओरिजिनल डाटा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू का कंपैरिजन आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, 100 के रेस्पेक्ट पे होता है। और कैलकुलेशन में ये हमारी कितनी मदद कर रहा है उसका छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अब क्या करना है कि अपनी कैलकुलेशन को इस छोटे छोटे कंसेप्ट पे ही रखना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो, कंसेप्ट भी अच्छे हो और क्वेश्चन भी आसानी से निकल जाए। समझिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 5000 और मुझे इस पे कैलकुलेट करना है 111% यानी 111%। अब समझदारी किसे कहते हैं? समझदारी इसे कहते हैं कि कुछ बच्चे इसको कंप्लीट कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाते हैं। उनका तरीका सिर्फ ये रहता है कि सर हम पूरा कैलकुलेट करना जानते हैं, क्योंकि अब तक स्कूल टाइम से, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो हमने वो लिखा। अब वो क्या करेंगे, 0 से 0 को कैलकुलेट करेंगे यानी कैंसिल आउट करेंगे, फिर बाकी की कैलकुलेशन में लग जाएंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। वैसे भी ये एक आसान कैलकुलेशन है, तो आसान कैलकुलेशन भी हमने जब करी तो हमारा कह सकते हो कि 1 2 3 4 स्टेप लगते हैं, उसके बाद आंसर आ जाता है। पर हर बार आसान कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं होती, या हर बार आसान कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन में भी नहीं पाई जाएगी। अब उसके लिए सिर्फ हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि हम जर्नल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमें चीज़ों को जब कैलकुलेट करना है तो थोड़ी सी होशियारी के साथ और थोड़ी सी क्लेवरनेस के साथ यहाँ पे कह सकते हो कि कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका 111% कैलकुलेट करता हूँ तो यार 111% का मतलब यहाँ पे क्या है कि 100% प्लस में 10% और प्लस में 1% को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका टोटल 111% बनेगा। ठीक है, ऐड करना सभी को आता है। अब सोचिए कि अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इसका 100% क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि इसका 100% तो यही नंबर है 5000, जिसको कैलकुलेट करने की ना तो जरूरत है ना कोई आवश्यकता है ना, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं उसका भी। तो इसका 100% तो ऑलरेडी कैलकुलेट था, तो हमने क्यों कैलकुलेट किया? तो उसका मतलब हमें सिर्फ कितना कैलकुलेट करना था, 11%। तो मेरे दोस्त 11% भी तो ऑलरेडी कैलकुलेट है, जिसमें से 10% की वैल्यू मैंने अभी बताई कैलकुलेट है, कितनी है 500। 1% की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 50। तो टोटल करना ही तो था, तो टोटल तो हमारे पास आ चुका था, कितना था 5550। दोबारा से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास आता है 630 और हमें सिर्फ इस पे कैलकुलेट करना है 21% को। ठीक है, अब 21% को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 10% प्लस में 10% और प्लस में 1% को कैलकुलेट करता हूं तो इसका जो टोटल बनता है वो 21% बनता है। ये सारी चीजें मुझे मेरे दिमाग में सोचनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके 10% की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक स्टेप कम आना है, इसका मतलब इस जीरो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका 10% है। तो 10% अगर ये है तो 20% का मतलब होगा इसका ट्वाइस, इसमें दुगना। तो 6 और 3, 6 का दुगना होता है 12, 3 का दुगना होता है 6। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 20%। अब मुझे सिर्फ 1% की वैल्यू चाहिए। अब ये अगर मेरे पास 100% था, कितनी वैल्यू थी ये 630। अगर ये 100% है तो मुझे 2 स्टेप नीचे आने हैं। 2 स्टेप नीचे आने का मतलब है ये। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3। इसको सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया था। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये बताओ समझ में आ रहा है हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ सर ये छोटी सी बात समझ में आ गई है।
आप आगे बढ़िए, तो आगे समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो, अगर मेरे पास है 1240 और मैं इस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ 51% को, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए आसान आसान नंबर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, आप उसमें कोई भी गलतियां ना करें। क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट चीज़ों को समझता है यार। एक वो स्टूडेंट भी वीडियो देख रहा होगा जिसका मैथ्स बहुत बढ़िया, और एक वो स्टूडेंट भी होगा जिसका मैथ्स बहुत खराब है। तो हमें हर बच्चे को साथ में लेकर चलना है। एज ए मेंटर, एक मेंटर का यही कह सकते हैं कि एक मेंटर की यही जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। 50% प्लस में 1% कितना आता है? 51%। सोचो, अगर ये 100% है, 50% का मतलब होता है किसी चीज का आधा। तो आधा ऑलरेडी कैलकुलेट है, कितना है? 12 का आधा कितना होता है? 6। 40 का आधा कितना होता है? 20। तो हमारे पास 50% कैलकुलेट हो गया। 1% कैलकुलेट करना मेरे दोस्त, 2 स्टेप नीचे आ जाइए, कितना आएगा? 12.40। इसको सिर्फ ऐड करना बाकी रह गया। समझ पा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि इतना कैलकुलेट करने के बाद आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। दूसरे पहलू की तरफ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा एक छोटा सा स्टेप रहता है कैलकुलेट करने का। मान लेते हैं कि अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरह से पूछी जाए। मान लेते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, ये भी एक सिंपल सा डिजिट है 33%। अब इसके दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो हम पढ़ रहे हैं उसी को फोकस करके पढ़ते हैं। हमें पता है कि 30% प्लस में 3% की वैल्यू 33% के बराबर होती है। और 30% कहाँ से आता है? 10%। 10% का 3 गुना कितना होता है? तो 10% का 3 गुना होता है 30, यानी 30। अब सोचिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो 100% 120 है, तो 10% कितना होगा? सिर्फ 12। और 12 का 3 गुना कितना होता है? 36। तो 30% की वैल्यू आ गई 36। क्या ये डाउट है? नहीं। तो ये आपका डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब सोचिए, अगर 30% 36 है, तो एक स्टेप जैसे ही कम हो जाते हैं तो वो 3% रह जाता है। इसका मतलब इसका 3% कितना आएगा? 3.6। और सिर्फ इसको ऐड करना बाकी हो गया। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 39.6। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट समझिए। अपोजिट कैसे? कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33 इंटू में 120%, 33 इंटू में 120%, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, यानी जो वैल्यू यहाँ से आएगा बच्चों, वही वैल्यू यहाँ से आएगा। तो अब हम चलते हैं परसेंटेज के आगे वाले बेसिक की तरफ। कैलकुलेशन के साथ साथ ये चीज़ भी समझिए, क्योंकि ये खुद कैलकुलेशन का हिस्सा है। अब मुझे इस पे 120% निकालना है, इसका मतलब 100% प्लस में 20%। तो 100% ऑलरेडी गिवन है, तो ये कैलकुलेट नहीं करना। 20% का मतलब है 10% का दुगना। तो सोचिए 10% की वैल्यू है 3.3, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 3.3 गिवन है, तो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो ये हमारे पास हो जाएगी 6.6। टोटल कीजिए कितना आ जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि यार इस तरह की कैलकुलेशन भी हमें पागल नहीं बना सकती, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। कैसे? समझो ये कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जिन संख्याओं का उपयोग यहां किया गया वैसी संख्याएं वहां पे भी हैं, तो कैलकुलेशन भी तो सेम ही होगी ना भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो दोबारा समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x, यानी कोई भी नंबर ले लेते हैं x, उस पे हमें कैलकुलेट करना है 20% इंटू में 40%, ठीक है। और अगर मैं लिखूं x पे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 40% इंटू में 20%, तो जो मान यहां आएगा, मान लेते हैं यहां पे मान जो भी कर आ रहा है वो सेम होगा जो मान यहां से निकल कर आएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है।
समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, समझेंगे आप। इसको और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपने आप आपको मेरी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एक छोटे से सवाल से, छोटे से एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या लिखा है। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये सही है या ये गलत है, ठीक है? तो पहले आप पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है a प्लस ए इंटू 40% इज इक्वल टू ए इंटू में 140%। मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही स्वार्थ है कि हर उस बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाए, हर उस बच्चे को परसेंटेज समझ में आ जाए जिसका बेसिक बहुत ही खराब है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे a लिखा है और a का ही 40% निकाला है, फिर उसके बाद a का 140% निकाला है। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास कोई संख्या है 1, 2, 3, 4 और हमारे पास संख्या कितनी होती है? अनंत, यानी इनफाइनाइट। तो कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, और हर पूर्ण संख्या का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज 100% ऑफ 1, तो a का 100% कितना होगा? तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर देखिए। परसेंटेज की वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 1/100 होती है। 100 से 100 कट गया, इसका मतलब क्या निकल कर आया? 1। यानी अगर मैं कहूं कि 3 का 100% क्या होगा, तो जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 3 गुना में 100 और परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, फिर 100 से 100 कट जाएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी वैल्यू का 100% खुद वो नंबर होता है, ठीक है? तो अब मेरे बच्चों ये बात मुझे बताओ कि अगर मैं a की बात कर रहा था या अगर मैं x की बात करूं, तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई संख्या x है, x का 100% क्या होगा? तो सर x का 100% x होगा। तो x का 50% क्या होगा? तो आप कहोगे सर x का 50% x/2 होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो यार अब मुझे बताओ, अगर कोई संख्या अपने आप में कंप्लीट है, तो यहां पे अगर मैं इस कैलकुलेशन की बात करूं दोबारा से, अगर मैं इस कैलकुलेशन की बात करता हूं, तो कोई संख्या a है, तो a का 100% क्या होगा? तो आप कहोगे सर a का 100% तो खुद a ही होगा। तो a अपने आप में 100% है। यानी अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, तो a को मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a का 100% प्लस क्या लिखा है उसमें? a इंटू में 40%, और ये बराबर है किसके? a इंटू में 140% के। तो आप समझेंगे कि जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू में 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? a ही बचेगा। तो उसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में सही है। अब सोचो, जब ये अपने आप में 100% है, क्योंकि a का 100% खुद a ही होता है, और 100% के साथ कितना जुड़ गया? 100% के साथ कितना जुड़ गया? a का 40% जुड़ गया, यानी उसके खुद का 40%। तो ये कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। तो उसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या है? सही है। समझो, कुछ दोबारा, एक बार दोबारा से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं x, एक तो ये बोर्ड मुझे बड़ा दुखी कर रहा है अभी। अगर मैं लिखता हूं x प्लस में x इंटू में 62%, ये कितना होगा? तो मेरे भाई x खुद एक 100% वैल्यू है, आप उसी का 62% निकाल रहे हैं, उसी का। कोई बंदा अपने आप में 100% है, तो अगर 100% में उसके खुद का 62% जोड़ दिया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? तो यार वो अपने आप का कितना हो जाएगा? अपने खुद का हो जाएगा 162%। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो आपके बेसिक थोड़े से और इंप्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे कितना लिखा है? 2a प्लस a का 40% इज इक्वल टू a 240%। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सही है या ये गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर सही है, क्यों? क्योंकि a अपने आप में 100% है। अगर कोई चीज़ दुगनी हो जाती है
तो अगर 100% दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो वो 200% हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर वो 200% हो जाएगा तो सोचिए 200% में 40% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240%। समझ पा रहे हैं आप बात? ठीक है, आगे बढ़िए, एक और बेसिक समझिए। तो अब हम आते हैं दूसरे बेसिक की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए ये सही है या गलत है? 100% में 60% ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 160%। 100% में 67% ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 167%। क्लियर? तो अब आप वीडियो को रोककर इस सवाल का खुद आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर लिखा है 4a, यानी a एक कंप्लीट वैल्यू है, खुद अपने आप में 100% है, जो 4 गुना बढ़ गया तो 100% को 4 गुना बढ़ा देंगे तो 400% हो जाता है, और उसमें 43 अगर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 443%। समझ पा रहे हो? मैं हर एक चीज को बहुत बेसिक से समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 0.5a। 0.5a का मतलब यानी a अब अपना आधा हो गया, तो a अगर 100% है तो कितना रह गया, 50%, और उसमें आप कितना ऐड कर रहे हैं, 40%। तो अगर मैं 50% के साथ 40% को ऐड कर दूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आएगी 90%। यानी इस क्वेश्चन में a का 90% कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है 2a और a का 5.6। 2a का मतलब कितना होता है, 200%। उसके बाद कितना और कैलकुलेट किया गया, a का 5.6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 205.6। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक का बेसिक या यहाँ तक की चीजें समझने में और अपनी कैलकुलेशन करने में परसेंटेज की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे का पार्ट जो है, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं कि सर इस टाइप का सवाल अभी क्यों नहीं करा रहे। तो देखो, इस टाइप का सवाल करने के लिए आपको कुछ चीजें और समझनी है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा अब यहाँ पे। अब आता है हमारे पास फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। फ्रैक्शन, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर पाते हैं तो उनके लिए पूरा परसेंटेज, पूरा अर्थमेटिक टिप्स पे आना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी घर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, अपने मेंटर से पढ़ पढ़ के वो इतने चीज़ों को सीख जाते हैं। उसके बाद वो सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, की ऐसे नहीं ऐसे सवालों को देखना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए। तो अब फ्रैक्शंस को समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है। तो समझिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 2/3% इज इक्वल टू 1/15। अब ये है क्या? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन वैल्यू आता है 6 2/3%, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका सही तरीका होता है 6 + 2/3, और परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है 1/100। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा 18 + 2 कितना आ गया, 20। तो ये आ गया 20/3 इंटू में 1/100। अब 20 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आएगा 5। जब हम पूरी कैलकुलेशन खत्म करते हैं तो ये आता है 1/15। तो हमें ये समझ में आता है कि हम 6 2/3% को कैलकुलेट कर सकते हैं 1/15। अब इन दोनों को आपको समझना है। अब देखिए, ये जो हिस्सा है ये परसेंटेज का हिस्सा है, क्योंकि
यहाँ पे जो यूनिट है वो 100% है, यहाँ पे जो कंपैरिजन की यूनिट है वो 100% है, इसीलिए 6 2/3% लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100% में से अगर मैं 6 2/3% घटा दूं, कम कर दूं, तो जो बच जाएगा वो रिमेनिंग आएगा। तो इसको समझना भी साथ साथ। इसका मतलब हुआ कि टोटल 100% है, हमने किसी को दे दिया 6 2/3%, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? तो कोई भी बच्चा यहाँ पे समझ सकता है कि सर 100% ले रहे हैं तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए। तो रिमेनिंग क्या होगा हमारा, वो इसमें से माइनस करेंगे, 6 2/3% माइनस हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 93 1/3%। अब ये कैसे आया, घटाने के बाद आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन की यूनिट है वो परसेंटेज है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में, तो ये आता है 1/15। तो यहाँ पे कंपैरिजन की जो यूनिट है वो है रेशियो, और यहाँ पे कंपैरिजन की जो वैल्यू आपने ली है वो ली है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 में से कैलकुलेशन होना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे 1 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। बात समझ पा रहे हो मेरी? 1 की यूनिट है। अब इसको मैं कैसे समझाता हूँ वो देखो, ये आपको मिटाना पड़ेगा, इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। सोचिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो 1 में से मैंने किसी को दिया 1/15, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आएगा, तो ये आएगा 1 - 1/15। आप कैलकुलेट करना अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये इतना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को साथ साथ रखिए कि मैंने ए को इतना दिया और बी को इतना दिया, तो इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और अगर आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूं तो ये आएगा। अब रेशियो क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, फिलहाल ये आएगा। अब जो हमने देखा था कि अगर मेरा यहाँ पे कंपैरिजन की यूनिट 100% है और अगर मैं ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने इसको दिया था 6 2/3%, तो रिमेनिंग कितना आया था 93 1/3%, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ, यहाँ पे भी प्लस लेता हूँ, तो क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 23%, यानी 20/3%। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 9 397, तो ये आएगा 279, तो ये आ जाएगा 280/3%, ठीक है, 280/3%। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं तो इस तरह की कंपैरिजन में ये जो साइन है ये रेशियो का है, तो आप अपोजिट वैल्यू को अगर सेम है तो काट सकते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज, इट मींस 1/100 1/100 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 28 कैंसिल आउट, 14 टाइम्स रेशियो कितना आ गया। अब आप कुछ तो समझेंगे, सोचो, मैं दो अलग अलग कंपैरिजन से सेम रिजल्ट लेकर आ रहा हूं। अब सिर्फ ये समझना है पहली यूनिट हमारी क्या है, दूसरी यूनिट क्या है। अगर मैं 100 के परसेंट में कैलकुलेट करता हूं, 100 के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती हैं, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती हैं, तो ये इस तरह की वैल्यूज में आएगा। एट द एंड में कंपैरिजन आ जाएगा, जो चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1:14। और अगर मैं अपनी कंपैरिजन की यूनिट को 1 लेता हूं तो ये आता है एट द एंड में वही। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, सिर्फ यूनिट अलग अलग ली है। मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर मैं अपनी ओरिजिनल डाटा कुछ भी लूं, मेरे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। अगर मैं अपने कंपैरिजन की यूनिट को कुछ भी लूंगा 1 2 3 4, तो भी आंसर सेम आएगा। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि 100% की वैल्यू, इट मींस जो आपका ओरिजिनल डाटा है उसकी यूनिट कुछ भी हो, कंसेप्ट अगर आप सही लगा रहे हैं सबसे आंसर सेम आएगा। अब ये क्या है इनको समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अब ज्यादा है। मैंने कहा था ये परसेंटेज है और ये है रेशियो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रेशियो कंपैरिजन की एक यूनिट है, जिसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो क्या है, रेशियो किसी भी कंपैरिजन का स्मॉलेस्ट रिलेशन है।
जैसे आप क्या कर रहे थे, इनको काटने की कोशिश कर रहे थे और ये कटते गए, एट द एंड में कितने आ गए, 1:14। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 और 14 आ गया तो अब ये किस नंबर से कटेंगे? तो अगर आप इसे काटना चाहो तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, हाँ या ना? अब ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। और जब कोई चीज़, जब कोई कंपैरिजन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब कोई कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है तो वो स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि वो रेशो की फॉर्म में होता है। अब यहाँ आ जाओ, ये भी क्या आ गए, रेशो के फॉर्म में आ गए। तो हमने देखा कि परसेंटेज को काट काट कर छोटा करते करते हम किस में आ जाते हैं, रेशो में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रेशो तुलना करने की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो उसका मतलब परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कंपैरिजन की सबसे मैक्सिमम यूनिट है। तो परसेंटेज हमारा क्या होता है, ये एक मैक्सिमम यूनिट है कैलकुलेशन की, और रेशियो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और अगर हम परसेंटेज में चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब अगर हम चीज़ों को मिनिमम में लेकर जाना चाहते हैं, कम से कम वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन का तरीका भी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब हम रेशो के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमारा जो तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक की जड़ होता है रेशो। तो जो बच्चा रेशो और परसेंटेज को सीख लेता है ना, उसको अर्थमेटिक में कोई बीट कर ही नहीं सकता। वो बहुत अच्छा मैथ्स बनाता है एट द एंड में आके। अब समझो मेरी बात, आगे की बातें। तो यहाँ से क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शंस गिवन है मेरे बच्चों, ये सब आपको क्या करने हैं, सीखने हैं। अब जब ये फ्रैक्शन लिखे जाते हैं तो बच्चों का सिर्फ एक छोटा सा सवाल आता है, सर ये बताओ ये हमें याद करने पड़ेंगे या क्या होगा? देखो धीरे धीरे तो पहले याद करो, और जब आप किसी भी मेंटर से पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या खुद से ही पढ़ रहे हैं, तो जब सवाल आते हैं ना और सवालों में इनका यूज होता है तो ये अपने आप रम जाते हैं। 11th में जो बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ता है तो वो कैलकुलेटर का यूज कर रहा है। अब कैलकुलेटर का यूज वो पहले दिन कर रहा है तो वो उतना फास्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, बट जैसे ही कैलकुलेटर का यूज वो 1 साल के बाद करता है, इट मीन जब आप फाइनल टर्म के पेपर में आ जाते हैं, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, उस कैलकुलेटर पे एक्सपर्ट हो जाता है। ये भी वही है। तो यहाँ साल भर का टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन में जैसे लगातार परसेंटेज पढ़ते रहते हो, ये रम जाते हैं आपके अंदर। तो ये सारे वैल्यू आपको समझने हैं, ठीक है? ये भी है। और इसके बाद बच्चों ये कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज हैं जो आप कह सकते हो कि अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं कुछ और चीज़ें समझाना चाहता हूँ, अपना दिमाग उसी चीज़ पे लगाओ। अब जैसे जब आप फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो मैंने एक फ्रैक्शन और उठाया 14/7%, जिसकी वैल्यू आप इस चार्ट में 1/7 देख पा रहे होंगे, है ना? पीछे की तरफ लिखा है 1/7, देख लेना आप। ठीक, अब इसको स्मॉलेस्ट करने के बाद ही तो यहाँ तक आए थे आप, तो इसका मतलब ये परसेंटेज है, मैक्सिमम सॉल्यूशन, ये स्मॉलेस्ट है, इसमें इट मींस मिनिमम रिलेशन की तरफ जा रहा है। अब अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास 1/7 है तो क्या 3/7 भी हो सकता है क्या? तो क्या मुझे 3/7 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो दोस्त आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपने कंसेप्ट स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। क्योंकि हमें 1/7 को 3/7 बनाना है, क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखिए इनके बीच में प्लस का साइन होता है, तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 42 होता है, और 3 2 से 6। जैसे 2/7 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6/7। आपकी वैल्यू तैयार है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मुझे चाहिए 5/7, तो इस बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 से 70 होता है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। समझना ये है बच्चों कि 7 जब 10 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 + 1 + 3/7, और इसके पीछे साइन रहेगा किसका, परसेंटेज का। तो 70 और ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 71 सही 3/7। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये
5/7 की। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बातें समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है आप उसको कम से कम याद कीजिएगा, और अगर आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप बहुत सारे फ्रैक्शंस खुद भी बना सकते हैं, वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास हमें 5/12 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है? 5/12। तो देखो 1/12 कितना है? 8/12 8 1/12 की वैल्यू क्या गिवन है? तो 8 1/3% इज इक्वल टू 1/12 होता है। इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा 40 प्लस 5/3, ठीक है। अब इसको अगर मैं और ढंग से समझना चाहता हूँ तो 3 5 को डिवाइड कर देता है तो आ जाएगा 1 + 2/3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन को आप पूरा कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 41 2/3% इज इक्वल टू 5/12। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन को और बेहतर करने के लिए इन फ्रैक्शन को देखो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके इनको समझने की, सीखने की कोशिश करते रहना। आ जाओ अब आते हैं इस वाले सवाल पे। कैलकुलेशन का ये हिस्सा भी हम समझ ही लेते हैं। अब सीखो, समझो और आंसर लगाते हैं। ये लिखा है 2/3, ये 16 2/3। हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज बताना है। तो अब हमारे लिए है 2/3। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था देखो वो आ ही गई, 2/3। तो इसका मतलब अगर मैं 1/3 जानता हूँ जो कि कितना होता है? 33 1/3%, ठीक है। इस टेबल में देखना, इसके पीछे वाले टेबल में वहाँ पे लिखा हुआ है। अब तो ये आ गया 1/3 33 1/3%, बट हमारे लिए है 2/3। वैसे वैल्यू लिखी है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, पर मैं समझा रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो बेसिक को अच्छा करने के लिए हमें ये समझाना पड़ता है। तो जैसे आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अब सोचिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 3 में, यानी 33 में होगा तो कितना हो जाएगा? 66, और 1/3 में होगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये वैल्यू आ गई, समझ पा रहे हो? अब इनको ऐड करना है तो आपको 66 2/3% प्लस 16 2/3%, इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अब देखो जिनका मैथ अच्छा है वो कैसे ऐड कर लेते हैं। 2/3 का मतलब 4/3 होता है, प्लस इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12, और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। फिलहाल ये आ जाएगा, बट 3 4 को डिवाइड कर सकता है, कितनी बार करेगा? 1 मोर टाइम्स। तो ये आ जाएगा 82 + 1 + 4/3। मैं इतने बेसिक को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक ही बार पढ़ना है। कम से कम एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि सारे बेसिक आपके दिमाग में होंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 83 1/3%, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। समझ पा रहे हो आप मेरी बातें? ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। इस सवाल को खुद बनाइएगा कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, बट जब आप खुद नहीं बना पाएंगे तो आपको सीखना भी पड़ेगा। 1/14 कितना होता है? तो 1/14 की वैल्यू याद होनी चाहिए 7 1/7% होती है। किसकी? 1/14 की वैल्यू 50%। तो इसके साथ 50% ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 57 1/7%। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ हो। अब हमें इसमें परसेंटेज की वैल्यू को डिफाइन करना है। 3/11। तो 3/11 पहले कैलकुलेट करना तो आना चाहिए। तो सबसे पहले 1/11 की वैल्यू क्या है? तो 1/11 की वैल्यू होती है 9 1/11%। तो 3/11 क्या होगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया 27। समझ पा रहे हो? तो ये आएगा 27 3/11।
11। अब a का 27 3/11 और प्लस 10%, तो उसमें 10% जुड़ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 37 3/11%। सारे सवाल आप दोबारा दोबारा लगाइए, खुद से लगाइए, सीख जाओगे। मैं बता रहा हूँ, बार बार वीडियो देखते रहिए, नहीं समझ में आता तो। ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा डिजिटल होने का फायदा यही है दोस्त, है ना। यहाँ जाइए, 2.5, 2.5 ऑफ ए, इसका मतलब कितना होता है? 250%, और प्लस में 9, बताओ कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 259%। समझ पा रहे हो दोस्त? बढ़िया, आ जाओ इस वाली तरफ। अब ये वही बेसिक है जो मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था। क्या समझा रहा था मैं आपको? कि अगर मैं 60 का 20% निकालूं, तो 60 का 20%, तो देखो उसका 10% होता है 6, तो 20% कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब आप 20 का 60% निकालिए, तो अगर मैं इसका 60% निकालूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा? 12। अब दोनों जगह वैल्यू बराबर है मेरे भाई, तो जो यहां लिखा है वही यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, सॉरी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सही लिखा है? आपको सिर्फ ये बताना है यस या नो में। ठीक है, यस या नो। तो आप कहोगे सर सही है, जो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आएगा वही कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आएगा, क्योंकि जो संख्या यहाँ है वही संख्या है यहाँ है, तो ये बाकी भी वही कह रहे हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम कंसेप्ट है उसका। पर अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और मैं आपसे पूछूं क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, तो आप कहोगे सर, कुछ बच्चे कहेंगे जिनका मैथ्स अच्छा है कि हाँ सर ये बराबर है, पर जिनका मैथ्स खराब है वो कहेंगे पता नहीं सर सही है या गलत है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 250 और 500 की बात करूं, तो यहाँ कहीं ना कहीं में एक 2 गुना वाला रिलेशन यानी दुगना है वो नजर आ रहा है, और 60 और 120 में भी वो दुगना रिलेशन नजर आ रहा होगा आपको, हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ सर ये बात तो है। तो सोचो, सोचो क्या, समझो, समझो क्या, बना कर देखो, बना कर देखो, क्या अप्लाई करो। तो मैंने लिखा 250 इंटू में 120 अपॉन में 100। ठीक है मेरे भाई, ठीक। और अगर मैं 120 को ध्यान से समझना चाहता हूं, तो क्या मैं इसे 2 इंटू में 60 अपॉन में 100 लिख सकता हूं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हो आप, और इस लकीर को पूरा कह सकते हो आप, क्योंकि ये इसके बटे में रहेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है भाई। अब सोचो 250 में 2 का गुना हो गया तो कितना हो गया? 500। 500 गुना में 60%, हाँ या ना? और ये भी क्या लिखा है? 500 गुना में 60%, तो उसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो कई बार इस तरह की कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? चीजें एक जैसी होंगी, और वही आपको समझना है कि यार अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कैसे करूं। तो यहां से कैलकुलेशन का फंडा भी निकलता है। कैसे? सोचो, 250 का 120% निकालो, 100% कैलकुलेट है, कितना और कैलकुलेट करना है? 20। तो 100% आ गया 250 का 250, और इसका 20%, तो 10% 25 है, तो 20 कितना होगा? 50, यानी कितना आ गया? 300। यहां जाओ, 500, अब 60% निकालना है, तो 10% की वैल्यू 50 है, तो 6 बार निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा? 300। दोनों वैल्यू बराबर बराबर आ गए। ये जो 1%, 10%, 100% मैंने आपको बताया था, इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, आप कोई भी कैलकुलेशन आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब दूसरा पार्ट आता है, क्या ये बराबर है? हाँ और ना में जवाब देंगे, हाँ बराबर है। क्योंकि मेरे बच्चों जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे, आप ये पाओगे कि जिन संख्याओं का इस्तेमाल पहले वाली कैलकुलेशन में हो रहा है, कुछ वैसी ही संख्याएं हमें दूसरे वाले में देखने को मिलेंगी। हाँ या ना? आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि बटे में 2 बार 100 यहाँ पे भी है, 2 बार 100 यहाँ पे भी है, तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, 120 से 120 गया, 160 से 160, 420 से 420, तो एक बराबर क्या आ गया? 1 के। तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। उसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन जैसे आप देखोगे ये भी बराबर ही है, तो ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर बराबर है, रिजल्ट भी बराबर बराबर आएंगे। ठीक है,
तो कुल मिलाकर कम से कम कुछ तो आपने सीखा होगा परसेंटेज के बेसिक को। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बेसिक बताया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन के सही इस्तेमाल को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो सवाल लास्ट का बचा हुआ है इसको भी मैं बना देता हूँ और फिर कुछ चीज़ें आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। इसको समझो, ये क्या कहता है। ए का 1% निकालना है, ए का 2, ए का 3, ए का 4, ए का 5 और लास्ट में 100%। तो एक सिंपल सा आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर आप देखते हैं इसको मैं पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म आपका मान लेता हूँ, तो ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा आपका सेकंड यानी दूसरा। तो फिर तीसरा, चौथा, तो ये कौन सा टर्म आएगा, ये आपका 100th टर्म आ जाएगा यानी 100वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो 100 टर्म आ गए। अब एक कैलकुलेशन का सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको कि अगर कोई संख्याएं कंसेक्यूटिव है यानी क्रम में है, संख्याओं के बीच में जो गैप है वो बराबर बराबर चल रहे हैं। ये कितनी संख्याएं हैं, 4। तो मान लेते हैं पहले भाई के पास 1 रुपये है और लास्ट वाले भाई के पास 4 रुपये, तो दोनों भाइयों के पास कितने पैसे हुए, 5। दूसरे और तीसरे के पास भी कितने हैं, 5। क्या मेरी बात समझ में आई है। तो हमारे पास 4 संख्याएं थी, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता हूं तो सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट का टोटल भी वही आएगा। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। समझो, जैसे मैंने टोटल किया 2, 4, 8 या 2, 4, 8 नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का टोटल कितना आ रहा है, 14। सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट का टोटल कितना आ रहा है, 14। वहीं थर्ड फर्स्ट और थर्ड लास्ट का टोटल कितना रहेगा, 14। तो 14 तिया कितना हो गया, 42। तो उसका मतलब संख्याएं हमारे पास 6 हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो 6 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 3। यानी सिर्फ पेयर बनाकर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर आ गया। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट तो इनका टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 101। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100, पेयर कितने बनेंगे, 50। तो इसका मतलब एट द एंड में कितना जाएगा, ए का कैलकुलेट कीजिएगा 5050%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसका टोटल कर रहे हैं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। फर्स्ट और लास्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने परसेंटेज के बेसिक को समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो तरीके हैं, समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बेसिक और बताने के बाद मैं बहुत अच्छे सवाल आपको परसेंटेज में कराने वाला हूँ। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो के जो सवाल हैं, जो कंसेप्ट है, वो सीख पाएंगे। तो मैं आपको इतनी गहराई तक परसेंटेज यहाँ पे पढ़ा दूंगा कि दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और इसके बाद आप परसेंटेज के कितने भी सवाल अलग अलग बुक से, अलग अलग मेंटर के रेस्पेक्ट से लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास जब जैसे ही मैं डालूंगा तो उसके सारे बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।